नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर कानपुर से है, जहां पे कानपुर में हुसैनी फेडरेशन द्वारा 7 दिसंबर को कानपुर के परेड ग्राउंड में आपको बता दें कि 91वें हुसैनी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए आयोजकों द्वारा बताया गया कि इस एक दिवसीय 91वें हुसैनी दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे। साथ ही अलग अलग शहरों में जावेद आर शर्राफ, मुंबई से हाजी याकूब अब्बास, लखनऊ सहित अन्य कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के छात्रों को मेरिट लिस्ट के आधार पर 3100, 2100 और 1100 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही हुसैनी फेस्ट के लगभग 450 बच्चों को क्विज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जीतने वाले 40 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही पहले जलसे में समापन पर लंगर हुसैन शुरू कर दिया जाएगा। सर, परिचय देते हुए बताइए, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या है मेन उद्देश्य? मैं डॉक्टर जुल्फिकार अली रिजवी, मीडिया प्रभारी हुसैनी फेडरेशन। आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी है। हमारा हुसैन डे का प्रोग्राम जो 7 दिसंबर 2025 को परेड ग्राउंड में होने जा रहा है, ये हजरत इमाम हुसैन पर पूरा आधारित रहता है। इसमें खास तौर से अब की हमने स्टूडेंट को लिया है, जो भी हुसैनी फीस्ट का आयोजन किया था पिछले महीने 16 नवंबर को, और उसमें 550 बच्चों ने हिस्सा लिया था। उन सब बच्चों को यहाँ प्राइज दिया जाएगा, जबकि उसमें से 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जो भी 500 बच्चे हैं उनको भी प्राइज दिया जाएगा। खास तौर से हमारे इराक से 3 मौलाना आ रहे हैं, जिसमें मौलाना अली नईम हसन साहब, अल शेख साले अल काबी साहब और कल्बे अब्बास साहब हमारे पिछले आ रहे हैं मस्कत ओमान से। वो भी इस हुसैन डे को संबोधित करेंगे और लोगों को हजरत इमाम हुसैन के बारे में बताएंगे। सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है मेन उद्देश्य? 7 दिसंबर को हुसैन डे, इसलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें हुसैनी फेडरेशन 2 सेशन का प्रोग्राम करेगा। सुबह 1 बजे से शाम को 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम को 7 से रात में 12 बजे तक। ये पहला सेशन एजुकेशन के नाम है, जिसमें हमारे शहर के जो भी मजहब मिल्लत के बच्चे हैं उनके लिए हमने एग्जाम कराया था, उनको इनामात देंगे और उनके करियर काउंसलिंग के लिए अच्छे हिंदुस्तान के काउंसलर। लगभग कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? 540 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें 40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन हम लोग प्राइज सबको देंगे। ये हुसैन डे का कार्यक्रम कब से होता चला आ रहा है, ये कब होगा? 91वां साल है। कहाँ पे होगा? किस टाइम होगा? परेड ग्राउंड पर होगा, ठीक 1 बजे दिन। कोई चीफ गेस्ट भी आएंगे? कौन कौन आएगा? ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हिंदुस्तान के बाहर से, इराक से 2 उलमा आ रहे हैं, शेख साले साहब और सैयद अली नसीरी साहब और अली नकीर जैदी साहब, और मस्कत से आ रहे हैं जनाब डॉक्टर कल्बे अब्बास। ये कार्यक्रम कितने दिन? इस बार स्पेशल क्या है? इस बार कार्यक्रम का स्पेशल क्या है? इस बार कार्यक्रम का स्पेशल ये है कि इंटरनेशनल लेवल के लोग आ रहे हैं, और मेन बात, अभी तक हम लोग गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, वीडियो के लिए काम करते थे। इस बार हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है बच्चों की एजुकेशन। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? तो 1 दिन चलेगा, सुबह से शाम, और इसमें लंगर हुसैनी भी होगा, जिनके सब आदमियों के लिए खाने का इंतजाम होगा। और हम लोग काफी तादाद में 200 कम से कम ब्लैंकेट बांट रहे हैं। इस बार ज्यादा बांट रहे हैं, ताकि बहुत से लोगों को खुला में नाम नहीं आता था तो नहीं मिल पाता था। अपनी बार जितने भी एप्लीकेशन सबको दिया, ठीक है। और इसमें हर ये प्रोग्राम की खासियत ये, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ात इंसानी के लिए जो पैगाम दिया, उसी पैगाम को हुसैनी फेडरेशन लोगों तक पहुंचा रही है, जिसमें हमारे शहर के क्रिश्चियन समाज से डायमंड यूसुफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, और हमारे अहले सुन्नत से वारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और ऐसे बहुत से उलमा हमारे हिंदुस्तान के एक से एक जाकिर, मुक़र्रिर और वक्ता सब तशरीफ ला रहे हैं। इसमें हर मजहब मिल्लत के लोग होते हैं और सबके लिए बात होती है। तो हमारी अपील है कि हर मजहब मिल्लत के आदमी, हर संप्रदाय के लोग
जो देश से प्रेम करते हैं वो हुसैनी फेडरेशन के प्रोग्राम में जरूर। खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत के अनुसार होता है और ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता है, इसलिए उसे विक्रम संवत का कुंभ कहा जाना चाहिए। उन्हें कुंभ और अर्ध कुंभ के विवाद से खुद को दूर बताया और कहा कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा है और इसीलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती की। शंकराचार्य पिछले 3 सालों से शीतकालीन यात्रा पर जा रहे हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्रवार को सुबह शंकराचार्य हरिद्वार स्थित मठ से शीतकालीन यात्रा के लिए रवाना होंगे। में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां पर लोगों ने गौ माता के लिए, उनकी रक्षा के लिए वोट दे करके अपनी भावना प्रकट की है। ये देश में पहली बार हुआ है कि गौ माता की रक्षा के लिए लोगों ने वोट किया है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि 243 विधानसभा की सीटों पर वहां पर विधानसभा में चुनाव हुआ है, 243 जगहों पर। क्योंकि कोई भी पार्टी गौ रक्षा के लिए आगे नहीं आई, इसलिए निर्दल प्रत्याशियों ने गौ माता की रक्षा के लिए वहां प्रत्याशी बन करके प्रतिभाग किया, जिनमें से 45 जगहों पर तो किसी कारण से बैठा दिया या बैठ गए या जो कुछ भी हुआ या नामांकन खारिज कर दिया गया। लेकिन 198 सीटों पर गौ माता के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है और 5,86,013 वोट उन सबको मिला है। अगर इसका औसत निकालते हैं 243 सीटों से तो 3,000 प्रति सीट का औसत बैठता है। इसका मतलब कि हर सीट पर 3,000 वोट लोगों ने गौ माता के लिए दिए हैं और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। कई जगह पर लोग जो जीतने वाले थे वो हारे हैं, जो हारने वाले थे वो जीते हैं। और इसी तरह से राजस्थान में जहां पर जो सत्तासीन पार्टी है उसने एक विधानसभा में उपचुनाव कराया था, अंता विधानसभा उसका नाम है। उस विधानसभा में जो गाय माता का प्रत्याशी खड़ा हुआ था, भाजपा के प्रत्याशी के बराबर उसके वोट आए हैं, 44,000, लगभग 44,000 वोट उसको मिले हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चेंज कर दिया क्योंकि उसका नाम राजभवन था। अब वहां पर जो राजभवन में रहता है उसका नाम राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम भी चेंज करिए। राजभवन में राज शब्द से आपको आपत्ति थी, भवन तो जैसा का तैसा ही है, तो राज शब्द से आपको आपत्ति थी, तो राज्यपाल के नाम में भी तो राज्य लगा है। हमारा उत्तराखंड है, ये भी एक राज्य है, तो इस राज्य के नाम से राज शब्द को हटाओ। ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है। तो राज शब्द से ये चिढ़ किसी को है, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है। तो राज शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो आप राज्यपाल को भी नाम बदलिए। राजभवन का नाम आपने बदला है, लोक भवन किया है। और अगर कोई जगह लोक की हो गई है तो लोक को वहाँ निर्बाध रूप से आवागमन की छूट दीजिए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या कोई भी व्यक्ति राजभवन में सीधे जा करके प्रवेश कर सकता है? जब लोक वहां पर जाएगा तो लोक को रोक दिया जाएगा और भवन का नाम लोक भवन होगा। तो लोक भवन की हंसी ही तो है, ये जगह सही नहीं है तो क्या है? इसी तरह से आपने प्रधानमंत्री के आवास का नाम तीर्थ रख दिया। तीर्थ शब्द जो है आप रो रहा है। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब है वो स्थान जहाँ पर जा करके हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं जल में स्नान करके। तो तीर्थ स्थान, तीर्थ शब्द का जो धार्मिक महत्व है, अब वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है कि हमारा तो महात्म्य ही नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का आवास तीर्थ कैसे हो सकता है? वहां पर जाकर के कैसे कोई पाप धो सकता है? बताइए। नहीं धोया जा सकता क्योंकि तीर्थ में वो सुविधा है, प्रधानमंत्री आवास में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरे, आज वहां पर एक प्रधानमंत्री है जिसको कहा जाता है कि वो शाकाहारी है, लेकिन कल को कोई मांसाहारी आया तो वहाँ मांस पका के पकेगा। तीर्थ नाम आपने रख दिया है, क्या ये संगति बैठेगी? कि वहाँ पर जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तीर्थ नाम ठीक है, हमारे यहाँ चला जाए वो पाप मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप है तो समाप्त हो जाते हैं। तो उनके यहाँ जो जाएगा वो पाप मुक्त हो जाएगा, इस दृष्टि से वो तीर्थ ही है। तो अगर इस दृष्टि से भी तीर्थ है तब भी आप उसके लिए अपना शब्द गढ़िए कि राजनीतिक रूप से यहाँ पर शुद्धि होती है। ये जो तीर्थ शब्द है इसमें राजनीतिक शुद्धि नहीं होती है, इसमें धार्मिक शुद्धि होती है। इसलिए धार्मिक शुद्धि का जो शब्द है तीर्थ, उसको राजनीतिक गलियारे में प्रदर्शित करना ये धर्म के क्षेत्र में वो है
माने हस्तक्षेप है, तो इसको हम अस्वीकार करते हैं। हम कल प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहे हैं कि आप इस निर्णय को बदल लीजिए, ये ठीक नहीं होगा, और अगर उसको नहीं करेंगे तो हम बारंबार इस बारे में उनको ध्यान दिलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों का अर्थ बदल करके उसको बदरूप करना, इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारा पूरा देश का जो हिंदू समुदाय है वो तीर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर ये जगह राजनीतिक जगहें तीर्थ होने लग जाएंगी तो धार्मिक जगहें अपने आप उनका अर्थ बदल जाएगा, तो इसको अस्वीकार किया जाता है। इसलिए अच्छा यही हो कि जैसे उन्होंने कर्तव्य पथ और इस तरह के नाम रखे हैं, ऐसे ही कर्तव्य भवन या जो कुछ एक अच्छा सा शब्द रख दें, उसमें हमें बाधा नहीं है। लेकिन तीर्थ शब्द की जो महिमा और गरिमा है उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री आवास जैसी जगहों को तीर्थ न घोषित किया जाए। खबर मिर्जापुर से, जहां पे डिप्टी सीएम कश्यप प्रसाद मौर्य कल मिर्जापुर में होंगे। जी हां, 12 बजे पुलिस लाइन स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 12:15 पर अष्टभुज गेस्ट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। अष्टभुजा गेस्ट हाउस पर जनप्रतिनिधियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और सरकारी योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जी हां, 2:25 पर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करेंगे डिप्टी सीएम। 3 बजे पुलिस लाइन स्थित अस्थायी हेलीपैड से लखनऊ रवाना होंगे डिप्टी सीएम। खबर मुरादाबाद से, जहां पे अनिकेत हत्याकांड का हुआ खुलासा। जी हां, 2 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए पिता ने कराई बेटे की हत्या। 3,50,000 से सुपारी देकर कराई थी हत्या। कुंदरकी थाना इलाके में मोहनपुर में मिला था अनिकेत का शव। जी हां, पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। षड्यंत्र में शामिल था मुख्य आरोपी अधिवक्ता। पुलिस अधिवक्ता की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को गुमराह कर रहा था मृतक का पिता। हादसे में दर्ज कराना चाहता था FIR। पुलिस का शक हुआ तो पुलिस ने चाचा की तहरीर पर किया है दर्ज मुकदमा। पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। कुंदरकी थाना इलाके के मोहनपुर में हुई थी ये घटना। कुंदरकी थाना पुलिस ने हत्या के मामले में किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, क्या पूरा मामला था? ये देखिए, ये 16 नवंबर को थाना कुंदरकी क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास में एक युवक का शव जो है वो सड़क के किनारे पे मिला था। युवक की जो पहचान हुई थी वो अनिकेत शर्मा के नाम पे हुई थी, जो कि संभल का रहने वाला है एवं इसके सर पे जो है वो गहरी चोटें लगी हुई थी। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था एवं इसमें परिवार वालों को सूचना दी गई थी। इसमें जो मृतक है उसके चाचा की तरफ से एक मुकदमा लिखवाया गया था। अज्ञात में ये FIR पंजीकृत की गई थी और इसमें इस घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। कल इसमें थाना कुंदरकी की पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर दिया है। इसमें जो जांच में निकल के आया कि जो मृतक है उसके पिता एवं वकील जो थे, जो अमरोहा के रहने वाले मूल रूप से, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत में अपने बेटे की हत्या कराई थी। इसमें पूरे जांच में ये निकल के आया कि जो मृतक है मृतक का 2 करोड़ का बीमा जो है वो वकील ने एवं उसके पिता ने मिलकर कराया था एवं कि इसकी मृत्यु कराने के बाद में वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वकील साहब को, जिसमें से कि मृतक के पिता को 25 लाख रुपए देने का ये प्लान बनाया गया था। तथा इन्होंने फिर इसमें मृतक के पिता ने अपने बेटे को फैक्ट्री से निकलवा के 3 लोगों के साथ में गाड़ी में भिजवाया, जहाँ पे उन 3 लोगों ने शराब पी एवं उसके सर पे धारदार हथियार से हमला किया एवं उसके बाद में उसके जो शरीर पे गाड़ी चढ़ा के एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया था। फिलहाल इसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी इसमें 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनको गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही तथा जो ये मुकदमा इसका अधिक विस्तारण किया जाएगा। अच्छा, मृतक का जो पिता है वो अरेस्ट हुआ अभी? हाँ, मृतक का पिता जो है इसमें अरेस्ट हो गया। सर, उसकी हत्या के लिए कुछ पैसे वैसे दिए गए थे वैसे कुछ भाषा? हाँ, अभी तो मृतक के जो हत्या है, जिस 3 लोगों को जो रामपुर के रहने वाले हैं उनको हायर किया गया था एवं उसमें अभी इनको 50,000 रुपये हत्या के लिए दिए गए थे। खबर सोनभद्र से, जहां पे अंग्रेजी शराब ले जा रही थी, ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। जी हां, अवैध शराब की खेप दिखने से स्थानीय लोगों में कई तरह की हुई चर्चा। हादसे की सुरक्षा पर बता दें कि मौके पे पहुंची पुलिस और ट्रक सहित सैकड़ों शराब की बोतलें हुई जब्त। ट्रक संख्या UP 63 और 6441 ने अवैध शराब की खेप पंजाब से बिहार की ओर जा रही थी। चावल की बेल्टी पर शराब की अवैध ढुलाई की संगीन मामला सामने आया है। ट्रक का नंबर प्लेट के फर्जी होने की बात आई है सामने। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। द्विवेदी कोतवाली क्षेत्र के रजखाड़ा घाटी के शुक्रवार भरे ये घटना बताई जा रही है।
खबर अमरोहा से, जहां पे सलंग आप बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन पे पुलिस कर्मियों में अनुशासन, उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता, टर्न आउट के उद्देश्य से समस्त थानों पर शुक्रवार को परेड कराया गया तथा अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के विषय में परिस्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद पुलिस कर्मियों में अनुशासन, उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता और टर्न आउट और समाज के भय मुक्त बनाने उद्देश्य के जनपद अमरोहा के प्रत्येक थानों में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड में खुले स्थानों पर आयोजन कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया, जिससे कि जनमानस को पुलिस बल की मौजूदगी का आभास हो सके। इसी क्रम में बता दें कि 5/12/2025 को जनपद अमरोहा के प्रत्येक थाना पर साप्ताहिक शुक्रवार को परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिसकर्मी को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने हेतु दौड़ लगाई गई और ड्रिल कराया गया। पुलिसकर्मी को शस्त्र प्रशिक्षण, शस्त्र अभ्यास और कराया गया और अनुशासन, एकरूपता बनाए रखने और विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर अमरोहा से, जहां पे थाना सदन गली पुलिस में दिनांक 4 दिसंबर 2025 को नाजिम पुत्र चीनी पहलवान सिर्फ जारिप और 115 ग्राम चरस, 550 रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा के साथ गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी के निर्देशन में की गई। अभियुक्त के खिलाफ धारा 820 और एनडीपीसी एक्ट मुआवजा के बता कि 341/225 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जहां पे कोटेदारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। जी हां, कोटेदारों ने ज्ञापन के जरिए लाभांश बढ़ाने की मांग की है। अन्य प्रदेशों की तरह चीनी लाभांश बढ़ाने और मिनिमम इनकम गारंटी दिए जाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला और विक्रेता परिषद संगठन के अध्यक्ष राम कुमार सिंह के नेतृत्व में कोटेदारों ने उठाई है मांग। जी हां, सुनवाई न होने पर कोटेदारों ने अनिश्चितकालीन धरना के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राय ने ज्ञापन लेकर समस्या को जल्द से जल्द निदान करने का दिया है आश्वासन और डीएम कार्यालय पहुंचे थे सैकड़ों कोटेदार। वन राशन है तो वन कमीशन भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को 90 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों से बहुत कम है। गुजरात में 20,000 रुपए मिनिमम गारंटी है, 200 रुपए प्रति क्विंटल है। राजस्थान में 180 रुपए क्विंटल है, हिमाचल में 200 है, दिल्ली में 200 है, गोवा में 200 है। तो हमारी लोगों की मांग है कि 90 रुपए में हमारे लोगों का परिवार के भरण पोषण नहीं हो पा रहा है ठीक से, इसलिए कमीशन हमारे लोगों को बढ़ाया जाए। और अन्य समस्याएं हैं। अभी सफीपुर ब्लॉक का एक कोटेदार हमारा है, उसके यहाँ होम डिलीवरी है लेकिन राशन दुकान तक नहीं पहुँचता है। मैं आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वहाँ तक राशन पहुँचाया जाए। बहुत 80% पूरा राशन नहीं पहुंच पा रहा है, सभी को न पूरा राशन मिल पा रहा है। यही हमारी मांगे है, यही समस्या है। आपने किसको ज्ञापन दिया? हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया ज्ञापन। उन्होंने कहा कि हम इसको भिजवा देंगे, आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाए। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में मुआवजे को लेकर हुआ विवाद। जी हां, दर्जनों व्यापारियों के आश्वासीय रेट मिलने पर जताई नाराजगी। कुछ व्यापारियों को कमर्शियल रेट से मुआवजा मिलने पर किया गया विरोध। व्यापारियों ने कमर्शियल रेट से मुआवजा देने की मांग की है। राजस्व टीम ने नया माल गोदाम पहुंचाए व्यापारियों को बातचीत की। स्थानीय व्यापारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। अधिकारियों ने व्यापारियों को उचित मुआवजा दिलाने का दिया है आश्वासन। हमारे यहाँ जो ओवरब्रिज बन रहा है नया माल गोदाम पर, तो उस ओवरब्रिज के तहत जो काफी दुकानदार हैं हमारे, तो इन दुकानदारों को कुछ को जो है लीगल तरीके से अनलीगल तरीके से पैसा दिया जा रहा है। जो बेचारे से बहुत से दुकानदार से जो छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, तो उनको जो है आवासीय रेट दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। किसी के पास कमर्शियल बिजली का बिल है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। नियमानुसार ये है कि जितने शटर लगे हुए हैं सब कमर्शियल में आते हैं। शटर का लोग पैसा जमा करते हैं और शटर का जब हम बिजली बिल जमा करते हैं शटर देख के लेते हैं।
तो उसको जो है कमर्शियल में आता है। और वो उस कमर्शियल को सबको, सारी जनता को, सारे लोगों को एक भाव से, जिसके शटर लगे हुए हैं उसको एक भाव से पैसा मिलना चाहिए। जो भी शटर लगा हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको जो है नाप करके, जितना बड़ा शटर है, जितनी दुकानें हैं, उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। आज जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या कहा? जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि एक एक दुकानदार को, एक एक जो है व्यक्ति को मैं देख करके जो है पैसा हमें जनता से ही मिलता है, उनको जो है देख करके अभी एक मीटिंग होगी, मीटिंग लेने के बाद तब हम कोई निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन पांडे। आगे हम लोगों की है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, व्यापार हो रहा है, कुछ लोगों ने गलत तरीके से नगर पालिका में अपनी दुकान को व्यावसायिक करा लिया है, जमीन को, और व्यापार अन्य लोगों को हो रहा है। न तो उस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है कि कैसे नोटिफिकेशन, पुल का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के बाद श्रेणी बदली नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने बदल दिया। और 2-3 दुकानदार हैं जिनका तो व्यावसायिक रेट से मिल रहा है, बाकी लोगों को वो घर वाले रेट से वो दे रहे हैं, आवासीय रेट से। इसी का विरोध है। उनको हम 12 दुकानदारों ने मिल करके और उनको नोटिस भी दिया हुआ है कि इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, और हम तब तक नहीं मानेंगे, अन्यथा हमारे पास एक रास्ता है कि हम न्यायालय का रास्ता देखें। यही मेरा कहना है कि सभी जितने भी शटर लगे हुए हैं, व्यवसाय हो रहे हैं जिस भवन में, उसमें व्यावसायिक रेट से मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हमें। मेरा नाम प्रभाकर पांडे है। खबर सीतापुर से, जहां पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे। जी, हम कह दें कि कुंडी खटकारो अभियान में हुए शामिल और लोगों के दरवाजे पर जाकर कुंडी खटकाए, बताए एसआईआर के फायदे। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए मतदाताओं को किया प्रेरित। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता रहे मौजूद। कुंडी खटकाने के दौरान डिप्टी सीएम पर हुई पुष्प वर्षा। शहर के बूथ संख्या 216। और बता दें कि लोहर बाग में चला ये अभियान। एसआईआर को लेकर के जन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुंडी खटखटाओ अभियान में सीतापुर में गांव गली मोहल्लों में जाकर के घर घर संपर्क करके गणना प्रपत्र फार्म जमा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं। इससे पहले सीतापुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, माननीय विधायकगणों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी चेयरमैन ब्लॉक के साथ हमने एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की। सीतापुर जनपद में मैं प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा करके मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निष्पक्ष व पारदर्शी मतदाता सूची बनाने के लिए लगातार जनता के बीच में जाकर जन जागरण अभियान चलाने का काम कर रही है। खबर सांडी से, जहां पे मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने ग्राम पंचायत बखराई में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान निर्देश दिए। ग्रामीण के पेंशन, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और शौचालय संबंधी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के जरिए निस्तारित करने आदेश दिए गए। सीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिवालय के निरीक्षण किया और जोड़ीदार टाइल्स, खिड़की, प्रकाश व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही कान्हा गौशाले में गौवंश में सुरक्षा सफाई सेट की व्यवस्था में सुधार आदेश दिए और इस पहल में ग्रामीण प्रशासन के प्रति संतोष और भरोसा बढ़ा।
आज जो हमारे शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। आज मैंने सांडी के बगराई ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल का आयोजन में मैंने प्रतिभाग किया। वहाँ पर मुख्यतः जो समस्या है वो विभिन्न जो लाभार्थी परक हमारी योजनाएं हैं उसके एनरोलमेंट के संबंध में थी। मौके पर ही ये सुनिश्चित किया गया था कि सभी विभागों के काउंटर्स लगे, सब कैंप लगे। तो मौके पर ही इन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। कुछ समस्याएं राजस्व से संबंधित थी, तो मौके पर हमारे लेखपाल और जो राजस्व की टीम थी उनको निर्देशित किया गया है कि अभी जांच करके उसमें शाम तक कार्रवाई से अवगत कराएंगे। उसके बाद पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया है। पंचायत भवन का अभी ही रिपेयर और रेनोवेशन हुआ है, तो व्यवस्था उचित पाई गई है। पंचायत सहायक द्वारा भी डेटा अपना प्रस्तुत किया गया है। बाहर एक्सटीरियर में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए निर्देशित किया है। खबर मथुरा से, जहां पे पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई एक एफआईआर दर्ज। जी हां, थाना वृंदावन में 2 पुलिसकर्मी और 4 अन्य एफआईआर दर्ज हुई और महिला के साथ छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने के मामले में हुए एफआईआर दर्ज। बांकी बिहार मंदिर में महिला श्रद्धालु के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में हुई और 2 पुलिस और 4 अन्य खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वृंदावन पुलिस पर नकदी और गहने लूटने की भी लगा है आरोप। महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में बचाव करने कर उसके 2 भाइयों को पुलिस ने भेजा था जेल। पीड़ित महिला ने ली थी न्यायालय की शरण। कोर्ट ने आदेश पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हुई थी एफआईआर दर्ज। खबर सीतापुर से, जहां पे सीसीओ के बिगड़े बोल और किसानों को दी गोली मारने की धमकी। जी हां, किसानों को दहाड़ने पर अपनी जान बचाकर मौके से भागे सीसीओ। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर मौके पहुंचे सीडीओ और जिला गन्ना अधिकारी ने सीसीओ पर दिए कार्रवाई के निर्देशन और सीडीओ को समझाने पर माने गुस्साए किसान। 3 दिन के बाद शुरू हुई गन्ना क्रय केंद्र पर तौल और उतराई के नाम पर किसानों से की जा रही अवैध वसूली। जनपद के सकरन थाना क्षेत्र के उच्चा गांव स्थित महमूदाबाद चीनी मिल गन्ना क्रय केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? मनीष सिंह। ये कहाँ का सेंटर है? ऊंच गाँव चीनी मिल महमूदाबाद। क्या समस्या है? समस्या यह है कि किसान जो 40 कुंटल पर 200 रुपये लेते, बड़े अधिकारी फोन नहीं उठावत। उतराई के नाम पर लेते हैं। उतराई के नाम पे लेते हैं और अधिकारियों का बयान आता है कि उतराई देना नहीं है। इधर किसानों से कहते हैं मतलब लेबरों से कहते हैं उतराई ले लो। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर तौल बंद है? सूचना मिली है 2 दिन से यहाँ पर तौल बंद हुई। हाँ, 2 दिन से बंद। अधिकारी क्या बता रहे हैं तौल के बारे में? अधिकारी बता रहे हैं कि तौल कराइए। और यहाँ पर जो मजदूर भर रहे थे जी ट्राली, वो कहाँ पर चले गए? वो मजदूर यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारियों के बाद जो ट्रांसपोर्टर वो बता रहे हैं कि लेबर भाग गए। गांव कौन सा है? ऊंच गांव। चीनी मिल कहाँ का लगता है? महमूदाबाद। ट्रक बता दो नाम है? श्रीकृष्ण यादव। ये कौन सा गन्ना क्रय केंद्र है? गन्ना क्रय केंद्र ऊंच गाँव। यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? यहाँ पर समस्या सर ये आ रही है, हमारे यहाँ कभी 2 दिन से तौल बंद है और लेबर उतराई के चक्कर में 200 रुपया ले रहा है एक ट्राली का। मिल प्रशासन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। डीएम साहब से सुबह से बात हुई, उसका निष्कर्ष नहीं निकला। और लेबर बैठे होने के बावजूद वो जब फ़ोन कर रहे हैं यहाँ से जाता है तो वो कहता हमारे लेबर भाग गए हैं। वो कहता बिना पैसा लिए उतराई मत कीजिएगा। कितने दिन से यहाँ पर तौल बंद हुई? 2 दिन से। कितने किसानों की यहाँ पर ट्राली खड़ी है? ट्रालियाँ यहाँ पे 30-32 खड़ी हैं और सब किसान मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो गन्ना आप लोगों का सूख रहा है, हाँ, इसकी भरपाई के लिए कोई अधिकारी फोन उठाया? हम लोगों ने 2 दिन से अथक प्रयास किया, कोई भी अधिकारी ना यहाँ पर आया, ना कोई सूचना मिली, ना कोई फोन उठाया। ये कहाँ पर क्रय केंद्र बना हुआ है? ऊंच गाँव। हाँ। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में बांग्लादेशी के एवं बाहर के आए लोगों और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कराई जाएगी जांच। जनपद के काफी समय से कई परिवार गुप्त तरीके से रह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में दर्शाया गया कोतवाली सदर क्षेत्र के कई जगहों पर रहते हैं बांग्लादेशियों के परिवार। गोपनीयता की जाँच कराकर आपको बता दें कि डिस्ट्रक्शन सेंटर भेजा जाएगा। वहीं इन लोगों में जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा है। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री उज्जवल गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जांच कराई जाएगी। ये विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से इस समय जो राष्ट्रीय हित की सरकार है उसके साथ में है और विश्व हिंदू परिषद
राष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले लोगों के साथ में है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम भारत में रहने नहीं देंगे। तो इसी क्रम में हमारा जिला बदायूं है और हमें भी पहले अपना घर साफ करना है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर इस भारत को भी जो है इन घुसपैठियों से खदेड़ना, घुसपैठियों को खदेड़ना। तो इसी क्रम में ज़िले में कुछ ऐसी हम लोगों को, जो भी बदायूं के लोग हैं उनको पता है कि ऐसे बदायूं में ऐसा अंदेशा है कि बदायूं में उक्त स्थानों पे बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। उसको कुछ स्थान हम लोगों ने चयनित किए हैं और उसको विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से माननीय कप्तान साहब को हम लोग बताने जा रहे हैं कि इन स्थानों पे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है काफ़ी समय से हो सकते हैं और इनकी जांच इंटेलिजेंस एजेंसियों से कराई जाए और इनके आधार कार्ड और राशन कार्ड और पहचान पत्र भी कुछ तुष्टीकरण के लालची नेताओं ने अपने मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बनवा रखे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसी हमारा विनम्र निवेदन करने जा रहे हैं। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ, उपचार के दौरान हुई उसका मौत। जनपद बदायूं की उजानी थाना क्षेत्र में गांव नसरुल्लापुर में रहने वाला 22 वर्षीय डीपी यादव पुत्र शिशुपाल सिंह कल शाम समय कहीं से शराब पीकर आया और मौका देखकर उसने शराब के नशे में घर में रखी कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। तो परिजन उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर जाए और वहां पर उपचार के दौरान आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलती ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, फिर कहाँ ले गए? मेडिकल कॉलेज। फिर वो 5 बजे एडमिट कर दिया, सुबह रात भर इलाज चलता रहा, सुबह 6 बजे एक्सपायर हो गए। क्या नाम था इसका? डीपी यादव। खबर मुरादाबाद से, जहां पे मुरादाबाद में दहलाने वाली थाना और मझोला में कड़ी सेवा उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की दबंगई चरम पर। आधी रात पुलिस ने जानलेवा हमला, इलाके में खौफ, शहर में सनसनी फैल गई है। जी हां, मुरादाबाद में थाना मझोला क्षेत्र में बीती रात की घटना इतनी भयावह थी कि जिसने भी सुने दंग रह गया। पीतल नगर रहने वाले और कड़ी सेवा उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शादी समारोह से लौटते समय काला सच उजागर कार के अंदर चल रही थी शराब पार्टी और देर रात लगभग 3 बजे शहर की गलियां जब सो रही थी तो उस वक्त योगेंद्र राणा अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक 4 व्हीलर में बैठे हुए शराब पार्टी मना रहे थे। वही रात जहां लोगों के लिए सुकून भरी थी, वही पुलिस के लिए यह रात कयामत की रात साबित हुई। पीछे से गुजर रही डायल पुलिस की गाड़ी के कार 2 संदिग्ध हालत में देख कार का शीशा थोड़ा खुला था और शराब की तेज गंध बाहर तक आ रही थी। पुलिस ने रोकने की इशारा किया तो सामान्य पूछताछ शुरू की, लेकिन यह पूछताछ कुछ ही सेकंड में बवाल में बदल गई। दबंगई का खौफनाक रूप, अचानक पुलिस टूटा। राणा का गुस्सा, जैसे ही पुलिस से सवाल पूछे और नशे में चूर योगेंद्र राणा ने बौखला उठे और कार से उतरते ही दहाड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। और कहते हैं ना कि नशा इंसान को भूल चूक करवा ही देता है, लेकिन यहाँ मामला भूल चूक नहीं बल्कि खुला हमला था। और देखते ही देखते योगेंद्र राणा ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर सीधे जानलेवा हमला बोल दिया। उसने मौके पर मौजूद सिपाही की वर्दी तक फाड़ देने की कोशिश की और पुलिस पर रौब झाड़ते हुए चिल्लाया कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मामला बेकाबू, पुलिस और राणा समर्थक आमने सामने। कुछ ही मिनटों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए और स्थिति विकराल रूप हो चुकी। नशे में धुत राणा, कार के अंदर महंगी शराब की बोतलें और चारों तरफ अफरा तफरी और पुलिस से भिड़ते कड़ी सेना के उपाध्यक्ष पुलिसकर्मी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और राणा और उसके साथी को जमीन पर गिराकर काबू पाया गया। राणा का साथी पुलिस और चिल्लाता रह गया, लेकिन पुलिस ने दोनों को जड़कर गाड़ी में डाल दिया और पुरानी विवादों की कंडिया बता दें कि इकरा हसन पर टिप्पणी के बाद लगातार सुर्खियों में यह भी सामने आया था कि योगेंद्र राणा कुछ ही दिन पहले सपा सांसद इकरा हसन पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुका है, जिसके बाद उसका नाम लगातार विवादों में रहा। अब पुलिस पर हमला और उसकी छवि की ओर और खतरनाक मोड़ ले गया है। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस रिपोर्ट तैयार, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नशे की जांच की और पुलिस की घटना के बाद रातों रात रिपोर्ट तैयार की और मामला गंभीर धाराओं में दर्ज कर दिया गया। इलाके में चर्चा राणा की दबंगई अब नहीं चलेगी। सुबह होते ये खबर पूरे मझोला क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। लोग कहते हैं कि पुलिस पर हमला करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए और राजनीति में ताकत दिखाकर कानून को चुनौती देते। अब राणा की दबंगई खत्म होने वाली है। निष्कर्ष, मुरादाबाद की रात खूनी पसीने लिखी गई। दबंगई, शराब और पुलिस पर हमला ये सिर्फ घटना नहीं, कानून के लिए खुली चुनौती थी। व्यक्ति को अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, कल रात्रि में
थाना क्षेत्र मजोला के चौकी लाइन पर क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 7-8 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद वहां जब पीआरबी पहुंची तो पीआरबी ने सूचना पर पीआरबी गई थी। उसके बाद वहां पे जब ये गए तो पीआरबी के साथ, पीआरबी जो स्टाफ थे उनके साथ जो लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये सब लोग ड्रंक थे, शराब के नशे में थे और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया। और जब पीआरबी के द्वारा इस बात को लोकल चौकी इंचार्ज को बताया गया तो वहां का लोकल चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचा, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और जो सरकारी कामकाज होता है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद इन लोगों को थाने लाया गया। थाने में आने के बाद ही ये जो भी 7-8 लोग थे, इन लोगों में से 2 व्यक्ति वहां मिला था, बाकी तो वहां से निकल गए थे। दो व्यक्ति थे, उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उसमें मुख्य रूप से जो एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम अंश है, ये दोनों लोग आए और इन लोगों ने थाने में भी वहां पे जो SHO थे प्लस बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें इन लोगों का मेडिकल कराया गया। उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है उसके तरफ से इसमें एप्लीकेशन दी गई और इसमें जो समुचित धाराएं उसमें हम लोगों ने अभी पंजीकृत किया है। इनमें दोनों ये अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो इनके अन्य साथी 5-6 लोग हैं उनके लिए हमने टीमें बनाई है, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन दोनों को गिरफ्तार करके और आज न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबर अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश अमरोहा में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से आज अमरोहा जनपद में एएस चेक के बता दें कि LIU की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड अमरोहा पर संघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। चेकिंग के दौरान यात्रियों पर सुरक्षा, लवारिस वस्तुओं की जांच तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर समुचित व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमणशील व्यक्तियों की आवश्यक पूछताछ पर सुरक्षा मानकों और पालन सुनिश्चित कराया गया। इस दौरान संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। खबर सीतापुर से, जहां पे संदिग्ध अवस्था में नदी के पुल के नीचे अपराधी के नवजात बच्चा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया था जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान नवजात बच्चे को किया मृत घोषित। जनपद रामकोट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे विनगा जूनियर हाई स्कूल में शुरू हुई 24वीं जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ किया गया, जहां जिले के सभी ब्लॉकों से आए बच्चों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जूनियर हाई स्कूल विनगा में 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, DM और SP के संयुक्त रूप से किया गया। BSA अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी बेसिक, परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालय की बता दें कि बच्चों को प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया। बच्चे खुलकर प्रतिभा दिखा रहे हैं और कस्तूरबा स्कूल के छात्रों ने बताया कि उन्हें खेलों में खास रुचि है और ऐसे आयोजन उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। क्रीड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें क्या क्या खेल कराए गए हैं और कितने प्रतिभागी, कहां से किसको क्या पुरस्कार किया गया है? तो ये जनपद श्रावस्ती में बेसिक के बच्चों का वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता है, जिसमें 5 ब्लॉक के हमारे परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चे भाग लिए हैं। सर्वप्रथम विद्यालयों में इनकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो उनमें जिन जिन खेलों में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हैं उन लोगों को न्याय पंचायत स्तर पे प्रतियोगिता में भाग लिवाया गया। उनमें जो लोग 3 स्थान पाए उनको ब्लॉक स्तर पे लिया गया। उसके बाद जो ब्लॉक स्तर से चयनित हुए 3 लोग, उनको जनपद स्तर पर चयनित किया गया है और ये उनकी आज प्रतियोगिता है। इनमें जो लोग सभी खेलों में 1, 2, 3 पोजीशन पे आएंगे उनका मंडल स्तर पे प्रतियोगिता होगी और उनमें जो 1, 2, 3 आएंगे उनका राज्य स्तर पर फाइनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद उनको उनके विजेता, उप विजेता या 3rd पोजीशन के आधार पर प्रदेश में उनकी रैंकिंग निश्चित होगी। कितने दिनों की होगी? ये जनपद स्तरीय प्रतियोगिता 2 दिन के लिए है।
आज और कल। साहब एक जानकारी और खबर कानपुर से, जहां पर जुम्मे की नमाज में दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को परखने क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघबोर लाल अबगदादे की द्वारा आज सद्भावना पुलिस चौकी के यतमा खाना चौराहा, मीना इलेक्ट्रॉनिक्स तिराहा और बीड़ी मार्केट, दादा मियाँ चौराहा और मछली तिराहा होते हुए दलेलपुरवा चौराहा तक पैदल गश्त कर व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु विभिन्न बस्तियों में से कुल 1100 व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, जिसमें से 850 व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है तथा 250 व्यक्तियों को सत्यापन शेष है, जिसके लिए टीम लगातार कार्यरत है और स्थानीय पुलिस का असम पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने हेतु सत्यापन कार्य प्रगति पे है। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि जिन व्यक्तियों को बाहरी बताया गया था वो झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले के निवासी लगभग 300 लोग हैं, जिसमें से पुलिस अधिकारियों की वार्ता के साथ उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा चुका है। साथ ही अन्य बस्तियों में भी पुलिस टीमें जाकर एक एक व्यक्ति का सत्यापन कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी किसी संदिग्ध बाहरी व्यक्ति की जानकारी हो तत्काल पुलिस को सुनिश्चित करे। और 16 बता दें कि 6 दिसंबर और वही 16 दिसंबर को मद्देनजर सुरक्षा की और अधिक सुदृढ़ किया गया, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की सतत निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से मुख्य शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और ड्यूटी बढ़ाई गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त के साथ पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। ये अभी तक हमारे पास 1100 लोगों की सूची हमने बनाई थी, जिसमें से 850 लोगों का सत्यापन हमारे पास हो चुका है। 250 लोगों का सत्यापन होना अभी बाकी है, जिसमें हमने अपनी टीमें भेजी हैं। स्थानीय पुलिस, जो असम पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस से हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। अपनी टीमें भेजी हैं। जो यहाँ पर बांग्लादेशी जिनको बोला गया था यहाँ पर आए, वो झारखंड के पाकुड़ के रहने वाले हैं। 300 लोग यहाँ पर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। इनका फिजिकली सत्यापन कराया जा चुका है। और भी जिन जिन की सूचना हमारे पास है, जिन जिन बस्तियों की सूचना है, वहाँ हमारी टीमें मौके पर जाकर के एक एक आदमी का सत्यापन कर रही है। और स्थानीय लोगों से हमने अनुरोध किया है कि यदि अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना, बाहर का कोई व्यक्ति है, उसकी तत्काल सूचना पुलिस को बता दें। 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है, फूड पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है और जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान है उन पे सतत दृष्टि रखी गई है और हमारी पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है। कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, कुछ एरिया हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, उन क्षेत्रों में लगातार हमारी पुलिस, खास करके जो मेन सिटी का इलाका है, उनमें हमने अपनी पुलिस पेट्रोलिंग और गश्त को बढ़ा दिया है। खबर हल्द्वानी से, जहां पे शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय में लंबे समय से बंद पड़ा आईसीयू आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि लंबे समय से जरूरतमंदों के लिए आईसीयू बंद पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसका संज्ञान लिया और सख्त निर्देश दिए कि 5 दिसंबर से पहले आईसीयू खोला जाएगा। जिसके बाद आनंद फानन में आपको बता दें कि आज 9 बेड इसे आधुनिक आईसीयू से औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन आईसीयू को शुरू होने से कुमाऊं में गंभीर मरीजों को अब हायर सेंटर या प्राइवेट अस्पताल में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिसका उद्घाटन आज नैनीताल जिलाधिकारी और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के संयुक्त रूप से किया गया। और वहीं जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया कि आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की गई। यहां 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं नगर निगम महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी समेत आसपास के करीब आपको बता दें कि गरीब और जरूरतमंदों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीशचंद्र पंत ने जानकारी दी है कि आईसीयू में 4 एनेस्थेटिक डॉक्टर और 4 अनुभवी नर्सिंग स्टाफ के साथ 3 सर्जन और 3 फिजिशियन रोटेशन के आधार पर तैनात रहेंगे। आईसीयू शुरू होने से गंभीर मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
प्रारंभ हुआ है। अभी तक जो गरीब लोगों के लिए सुशीला तिवारी में केवल आईसीयू की उपलब्धता थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हल्द्वानी की जनता की आवाज़ को सुना, हम सब लोगों की बात सुनी, आप सब लोगों की बात सुनी और आईसीयू यहाँ पर प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जो प्राइवेट में आईसीयू नहीं ले पाते थे, उनको मुझे लगता है कि इस बीस अप्रैल से ये सुविधा उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी और मैं दोनों सरकार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। की बहुप्रतीक्षित मांग थी और आप लोगों के आग्रह पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। यहाँ पर बेस अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट का आज यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें 9 बेड की फैसिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ पूरा है, वेल इक्विप्ड है, फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थीसिया वाले सभी दक्ष कार्मिक यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो रोगी हैं, गंभीर रोगी हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। ठीक। देखिए, इसमें 9 बेड का आईसीयू खुला है और हमने 3 एनेस्थेटिक्स जो कि हमारे पुराने अनुभवी हैं, जो इस बारे में जानते हैं, उनकी नियुक्ति करी है। उसके अलावा सुशीला तिवारी से जो भी एनेस्थेटिक्स यहाँ पे रोटेशन पे आते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके अलावा जो भी हमारे पास स्टाफ था, सिस्टरें थी और 4 सिस्टरें अभी सुशीला तिवारी से भी जो ट्रेंड हैं आईसीयू की, वो ली गई हैं। किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं दी जाएगी। हर तरह की मशीनें यहाँ भरपूर हैं। इसके अलावा जो भी सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे हमारे पास, न्यूरो और यूरो सर्जन भी हैं, फिजिशियन है 3-3, सर्जन है 3-3। तो हमारे हिसाब से कोई भी आने वाले समय में आपको यहाँ से शिकायत नहीं होगी। खबर रुड़की से, जहां पे मंगलौर कोतवाली पुलिस द्वारा आज एक मीटिंग के दौरान मंगलौर बता दें कि लोगों को सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने के लेकर लोगों से आग्रह किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने दे। अगर कहीं भी इस तरह के व्यक्ति रहे तो उनकी सूचना पुलिस को आवश्यक दे। और मीटिंग के माध्यम से मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सिटीजन से भी अपील की गई कि अगर उनके परिजन कहीं बाहर रह रहे हैं तो वह किसी को माध्यम से कोतवाली तक यह सूचना जरूर दे कि वो अपने घर पर अकेले रहते हैं और साथ ही सीनियर सिटीजन को उनके हक के बारे में भी जानकारी दी। वाली मंगलौर में सीनियर सिटीजन्स की एक जो मीटिंग और गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएचओ मंगलौर और बाकी जो हमारा स्टाफ है वो मौजूद रहा। साथ ही साथ एक संवाद गोष्ठी उसमें की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके हकों के बारे में बताया गया। जो कानून हमारे जो सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए हैं, उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो अकेले लोग रह रहे हैं, उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ राब्ता रखें और लगातार अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है, तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस संबंध में जो कानून है या जो हमारे उच्च अधिकारीगणों से भी है, इस बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सीनियर सिटीजन को लेकर जो एक संवेदनशील अप्रोच है वो पुलिस हमेशा रखे। खबर ऋषिकेश से, जहां पे लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा घाटों पर पत्थरों से इमोशनल स्लोगन का जागरूकता संदेश लेकर आमजन को किया जा रहा था जागरूक। जी हां, थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा नदी में होने वाले डूबने की घटनाओं और बता दें कि गंगा किनारे नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े संभावित खतरों को रोकथाम के उद्देश्य से पौड़ी पुलिस द्वारा गंगा तटों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में चेतावनी और जागरूकता संदेश लिखवाए जा रहे थे। इन संदेशों में भावनात्मक रूप से दिया जा रहा था, जिस कारण लोग गंगा नदी के संभावित खतरे को भाप सके और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को गहरे संवेदनशील और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में दूर रखना, जिससे नदी में डूबने की घटनाएं ना हो तो नशीले पदार्थ को सेवन जैसे जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर प्रभाव अंकुश लगाना। पुलिस टीम द्वारा गंगा तट क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
खबर हरिद्वार से, जहां पे नन्हे मुन्ने बच्चों को लंबी उड़ान के लिए मिले नए पंख। जी हां, एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का किया लोकार्पण और पैनासोनिक लाइफ और सॉल्यूशंस इंडिया प्रणाली के सीआरसी और कार्यक्रम के अंतर्गत पीएमएस कंप्यूटर लैब का किया गया निर्माण। अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब डिजिटल लर्निंग इक्विपमेंट और सहित विभिन्न सुविधाओं से है लैस और कप्तान डोभाल द्वारा पैनासोनिक कंपनी के पदाधिकारियों को भेंट किए गए स्मृति चिन्ह। अब बता दें कि पुलिस लाइन के रुहानाबाद में स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में बनाई गई अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। पैनासोनिक लाइफ इंश्योरेंस इंडिया और प्रणाली सीआरसी कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्विनीकृत और कंप्यूटर लैब का संरचनात्मक रूप से मरम्मत कार्य, 10 नए कंप्यूटर इक्विप और यूपीएस लैब और फर्श का नवीनीकरण और 2EC कंप्यूटर प्रणाली के सुधार हेतु डिजिटल लर्निंग सामग्री तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएसपी सीओ ज्वालापुर जितेंद्र चौधरी और एसएसपी सीओ लाइन निशा यादव, आरआई लाइन प्रवीण आलोक और उप निरीक्षक धर्मेंद्र भंडारी उपस्थित रहे। वहीं पैनासोनिक की टीम की ओर से एचआर हेड सौरभ गुप्ता, मनीष गुप्ता, त्रिपुरारी राय तथा अन्य टीम सदस्य उपस्थित रहे। वहीं सेंट्रल हिमालय रूरल और एक्शन ग्रुप की ओर से डायरेक्टर BS मेहरा, टीम लीडर संजय जोशी और चिराग टीम के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की समाप्ति पर डोभाल द्वारा पैनासोनिक की टीम को मोमेंट प्रदान करते हुए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया गया। लैब की नवीनीकरण विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगी और तकनीकी सीखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, साथ में हरिद्वार पूरे जनपद में या पूरे स्टेट में जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि लगन मेहनत का कोई भी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। उनको लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने प्रयासों पर लगातार लगना चाहिए और निस्संदेह एक दिन वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस मॉडर्न स्कूल में आज पैनासोनिक एंकर पैनासोनिक और चिराग फाउंडेशन के द्वारा CSR एक्टिविटी में एक बहुत ही उच्च सुविधायुक्त, उच्च संसाधनयुक्त कंप्यूटर लैब जो पुलिस को हैंडओवर की गई है। मैं पैनासोनिक ग्रुप को और चिराग फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छी कंप्यूटर लैब हमें दी है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं इससे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जिस तरीके से नई नई तकनीकों पे काम हो रहा है, निस्संदेह कंप्यूटर के प्रति जो उनका लगाव है वो बढ़ेगा और जो हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चा है वो आगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को फेस कर सकेगा। मैं फिर से एक बार चिराग फाउंडेशन और पैनासोनिक वालों का धन्यवाद देता हूँ। खबर रुड़की से, जहां पे रुड़की के नारसन पहुंचे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भंडारा ने कहा कि अगर इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें विधायक चुनेगी तो वह क्षेत्र में भरपूर विकास कराने का काम करेंगे। उन्हें उत्तराखंड में हाल में ही गन्ने की रेट बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से किसानों की चहेती रही है और उन्हें कहीं परेशानी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिक गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों के हित में काम किया। उन्होंने ये भी साफ जाहिर किया कि अगले लोग उन्हें चुनते हैं तो मंगलौर क्षेत्र के विकास की गंगा बहेगी और कहा कि जनता ने अगर मौका दिया तो जो काम मंगलौर क्षेत्र में नहीं हुआ उनका भी वो निर्माण कराएंगे। देखो उरे सुनो बुद्धिजीवियों, तुम सब कुछ सुन रहे हो, तुम सब कुछ देख रहे हो, मेरे से तुम्हें जो कहलवाना वह कहलवा लो। लोग आए हैं कि आप अपेक्षा करते हैं लोग आपसे? देखिए ऐसा है, जो एक अच्छे बेटे से अपेक्षा होती है, अच्छे भाई से अपेक्षा होती है, अच्छी बहन से अपेक्षा होती है, वो सबकी अपेक्षा है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैं उनके मंसूबों पे पूरा खरा उतरूं। जो वो सोचते हैं उससे ऊपर तो निकलूं, नीचे ना निकलूं, ये प्रार्थना मैं। मंत्री जी, आपकी सरकार ने किसानों का गन्ना मूल्य 30 रुपए वृद्धि की है, तो इस उपलब्धि को क्या कहेंगे? मैंने एक प्रोग्राम था उसमें मैंने यही कहा था मुख्यमंत्री जी को आपके जरिए कि हम सबसे पहले सब अच्छे काम करते हैं, तो ये किसानों वाला जो रेट है ये भी आप जल्दी करो तो हो गया। तो कांग्रेस के जो नेता है वह कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की, सबने जा के रिक्वेस्ट की,
कि जब हमारे प्रदेश में हमारी बगल में जो रेट है उससे कम तो नहीं होना चाहिए, पर वो मुख्यमंत्री जी ने मान ली। ये उनका जैसे जनता यहाँ पर ये परेशानी नहीं, ये दर्शन देने आए सभी भाई। दर्शन हमने बुलाया, कोई समस्या, देखो समस्याएं तो सारी सरकार उठाती है, सरकार हमारी है, लेकिन सरकार में जो एक चौकीदार का काम करता है, एक सेवक का काम करता है, अगर वो हमारा यहाँ से बन जाता तो काम मुख्यमंत्री से सब करवाया जाता। आप बुरे सुनिए, हमारे जो विधायक हैं वो अगर काम कोई होता भी है ना तो उतनी पावर तो वो रखते हैं क्योंकि विधायक है वो, भाई उस काम को होने दें ना होने दें। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि भाई जो हमारी कैपेसिटी है, हम अपनों की जो जायज कोई दिक्कत है उसको हम जो है अपनी मेहनत की कमाई से पूरा करेंगे। और जब हमारा मंगलौर का हिस्सा सरकार में हो जाएगा तो फिर वो भी काम करेंगे जो आज तक ना हुए। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैंने यही अपील है, मुझे अपना बुजुर्ग मुझे बेटा समझे, भाई मुझे अपना भाई समझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वोट की भी डिमांड नहीं करता, मुझे इनका प्यार चाहिए हल्का जो है, क्योंकि मैं अपना कर्ज उतारने आया हूँ। वो तभी उतर पाएगा जब सब मैं तो सबको प्यार करता हूँ, सबको इज्जत देता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे भाइयों से भी मिल जाएगी तो मेरा लक्ष्य पूरा हो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।